उस दिन शाम को रघु और मोहन मंगलू की दुकान पर बैठे हैं। रघु भैया, मोहन भैया, चाय पियोगे या नींबू शरबत दूं? नहीं रे मंगलू, इस गर्मी के मौसम में चाय नहीं पियेंगे, शरबत ही दे। मंगलू मनोहर चाचा ने तुम्हें दुकान में नींबू शरबत रखने का अच्छा सुझाव दिया। हाँ, उनका कहना ही क्या है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा समझा दिया। इस गर्मी के समय में तो चाय से ज्यादा नींबू शरबत बिक रही है। तीनों लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी दुकान के पास से ही मनोहर डॉक्टर जा रहे थे। वो रहे मनोहर चाचा। मनोहर चाचा, अरे ओ मनोहर चाचा, इधर आइए, हम यहाँ हैं। आप गए कहाँ थे चाचा? पास के गांव में एक मरीज देखने गया था। आते समय हरिया के ढाबे से रोटी और सब्जी खरीद ही ली। अब रात को खाना बनाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप गांव में कितने लोगों की मदद करते हैं। ये राजू की बात ले लीजिए ना, शहर में उसका होटल बंद हो जाने के बाद अपने खर्चे से आपने उसे स्टेशन के पास एक ढाबा बनवा दिया। अब उसे ढाबे से बढ़िया घर चल रहा है उसका। मंगलून ने बिल्कुल सही बात बोली है। गांव में अस्पताल बनवाने के लिए चाचा ने क्या कुछ नहीं किया था। अरे छोड़ो ना ये सब बातें। इंसान के साथ खड़े होकर उनके लिए कुछ कर पा रहा हूं, इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूं। यही तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा छोड़ो ये सब बात। मंगलू के ढाबे की बात सुनकर एक कहानी याद आई। सुनोगे क्या? क्या बोल रहे हैं चाचा? बिल्कुल सुनेंगे। आपकी कई कहानियां सच में बहुत डरावनी होती हैं। वो अलग बात है कि आपकी कहानी सुनकर रात में नींद नहीं आती है, फिर भी आप कहिए, सुनेंगे। तो सुनो, कहते हैं कि अमावस की रात सबसे खौफनाक रात होती है। ऐसी रात में बुरी ताकत है, जैसे आत्मा, पिशाच, भूत, प्रेत, ये जो भी है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पर जहां तक मैं समझा हूं, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। सभी आत्माएं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती, और उनमें भी जो बुरी आत्माएं होती हैं, वह भी दो तरह है। तो ऐसी आत्माएं अक्सर कोई छलावा या भ्रम पैदा करती है, आपको डराती है, जैसे कोई बिल्ली किसी चूहा के साथ खेलती है। इसी तरह से यह इंसानों के साथ खेलती है, और अगर आप कमजोर हुए तो फिर इस खेल में अगर आप समझदार हुए, जानकार हुए, या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो आप उनके चुंगल से बच जाते हैं। शायद उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। साल 1973 और 10 कक्षा में पढ़ रहा था। उस बीच किसी त्योहार के कारण हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मैं उस दोपहर स्कूल से घर के लिए रवाना हो गया। मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था, और उसमें बस एक जोड़ी कपड़े थे। एक सरकारी बस से 3 घंटे का सफर कर मैं अपने गांव के रास्ते पर उतार गया। जब मैं बस में था, तभी सूरज डूबना शुरू हो गया। तो फिर जैसे ही मैं उतरा, मैं इतना तो समझ गया था कि वक्त साथ के आगे निकल चुका है। उतरते ही मैं सीधे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उस जगह से मेरा गांव करीबन 2 मील दूर था। मतलब मुझे 2 मील तक चलकर जाना था। अब अजीब बात यह थी कि आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास बहुत घना अंधेरा था। रास्ता भी ठीक से मुझे नजर नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे में दूर घरों से दिखाई दे रही रोशनी में मैं रास्ते को टटोलते टटोलते बस आगे बढ़ रहा था।
कुछ 20-25 मिनट बाद अचानक से मुझे मेरे सामने रास्ते पर कोई नजर आने लगा। वह मुझसे तब काफी दूर था, पर मैं उन्हें देख पा रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर मैंने देखा कि वह 2 लड़कियां थीं जो कि रास्तों के बीचों बीच खड़ी थीं। देखने से उनकी उम्र मेरी जितनी ही लग रही थी। मैं बिना कोई आवाज किया चुपचाप उनके पास से गुजरने लगा। फिर तभी उन्होंने मुझे आवाज दी और कहा, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, यहाँ से वापस चले जाओ। पहले तो मुझे उनकी बात अजीब लगा कि इतनी रात को ऐसे घने अंधेरे में, और वह भी रास्ते के बीचों बीच, कौन लड़कियां खड़ी रहती है। फिर भी मैं अपनी जगह पर रुक गया। मुझे लगा कि वह लड़कियां शायद गुम हो गई होंगे या फिर रास्ता भटक गए होंगे। मैंने उनके पास जाकर पूछा, कौन हो आप और किस गांव से हो? उन्होंने फिर वही कहा, आगे मत जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा गांव बस थोड़ी ही दूर है और मैं रास्ता जानता हूं। वह दोनों जुड़वा थी, बिल्कुल एक जैसी। मैंने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई? उन्होंने फिर भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी वही बात दोहराई, यहां से वापस चले जाओ। इस बार मुझे और भी अजीब लगा। आसपास से कहां से मांस जलने की बदबूएं आ रही थी। अब की बार मैं उनकी बात की तरफ ध्यान दिए तेजी से आगे चलने लगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद मेरा पीछे देखने का मां हुआ। वैसे मैं पीछे मुड़कर देखना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी अजीब हरकत से मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर फिर भी मैंने नजर चुरा कर आहिस्ता से पीछे देखा तो देखा वह दोनों लड़कियां वहां से गायब हो चुकी थी। वह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं और तेज चलने लगा। फिर चलते चलते अचानक मुझे रास्ते में मेरी आगे 3 औरतें चलती हुई दिखाई दी। वह तीनों औरतें भी पूरे रास्ते को घर कर चल रही थीं। तीनों सफेद साड़ी पहने हुई थीं और पल्लू से उनका सर ढाका हुआ था। उनको देख मेरा स्पीड अपने आप कम हो गया, लेकिन तब भी मैं बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था, क्योंकि अब मुझे थोड़ा डर लगे लगा था। हैरानी वाली बात यह थी कि रात बहुत घनी अंधेरी थी, पर फिर भी मैं उन सबको देख कर रहा था। आखिरकार मुझे रहा नहीं गया। मैं मन ही मन में बहुत डर गया था। पीछे 2 लड़कियां थीं और आगे यह 3 औरतें। वह कौन थी वह तक मुझे पता नहीं था। लगा कि कहानी ऐसा ही चला रहा तो मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि और तेज चलाऊं और उनके बाजू से आगे निकाल जाता हूं। मैंने फिर एक बार पहले से भी तेज चलना शुरू किया और फिर रास्ते से हटकर उनके एक तरफ से आगे निकाल गया। जैसे ही मैं कुछ कम उनसे आगे बढ़ा, मुझे उनमें से किसी औरत की एक धीमी सी हंसी सुनाई पड़ी। मैंने सोचा, कहा वह औरतें हमारे गांव की तो नहीं, इसीलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें देख मेरी जान मेरे हलक में उतर गई। उन तीनों के चेहरे ठीक जैसे थे। उनके चेहरे पर उनके आंखों तक फैलती हुई
एक बड़ी सी मुस्कान थी और वह अपनी भयानक सफेद आंखों से मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। वो देख मेरा शरीर सुन्न हो गया। शरीर पर हर तरफ रोंगटे खड़े हो गए। उनका वो भयानक सा चेहरा देख मैं तेजी से भागने लगा। वो रास्ता किस तरफ जा रहा था और मैं किस तरफ भाग रहा था वह तक मुझे पता नहीं था। उस वक्त मैं बस सामने दिखाई दे रही रोशनी की तरफ दौड़ता रहा। मेरी सांस फूल गई थी। फिर मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। फिर कुछ आगे जाकर मैं किसी चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। अंगूठे को बहुत जोर की चोट लगी थी। बहुत दर्द हो रहा था। मेरी चप्पल भी टूट गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं उन औरतें को काफी पीछे छोड़ आया हूं। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने अपने पीछे देखा। मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपना दर्द कम करने के लिए किसी तरह अपने पर को दबा कर रखा और फिर से सामने की तरफ उठा। सामने देख फिर एक बार मेरा दिमाग सुन्न रह गया। अब वह तीनों औरतें मेरे सामने थी और मेरे तरफ बढ़ रही थी। ठीक वही सफेद कपड़े, वही सफेद आंखें और चेहरे पर एक भयानक फैली हुई मुस्कान। उन्हें मेरी तरफ आता देख मैं फिर से उठकर दौड़ने लगा। अब मैं पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था। आगे दूर कहीं एक आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। लगा कि वहां कोई मदद के लिए मिल जाएगा। मैं बस दौड़ता रहा, पर कुछ दूर आगे जाने पर महसूस हुआ और कुछ दिखाई देने लगी। आगे मत जो, आगे खतरा है। उनसे कुछ कहने के लिए भी मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं इतना डरा हुआ था कि बोलने की बजाय मेरे बस होंठ थरथरा थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर पसीने से लबालब हो चुका था और मैं फिर से पड़े पड़े डर से कर रहा था। फिर उन दोनों ने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपनी तरफ आने का इशारा किया। उन्होंने कहा, चलो हमारे साथ। पता नहीं था कि वह लड़कियां कौन थीं, पर उनकी बातों में मुझे भरोसा होने लगा था। एक तरह का विश्वास था। मैं बिना कुछ सोच उनके पीछे दौड़ने लगा। वह लड़कियां बहुत तेज थीं। वह भाग नहीं रही थी, हवा में लहराने जा रही। काफी दूर आगे जाने के बाद वह अचानक से गायब हो गई। मैं फिर एक बार घबराकर वहीं पर रुक गया। मतलब मैं अपने गांव के पास था। मैं फिर भी भागता हुआ घर तक चला गया, पर मेरे पीछे जो भी चीज थी उसने घर तक मेरा पीछा किया था। मैं जैसे ही घर के पास पहुंच मैंने देखा कि 3 काली बिल्लियां मेरे घर के सामने घर के दरवाजे में बैठी हुई हैं। और फिर मुझे देखकर वह बहुत ही अजीब सी आवाज में रोने लगी। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई इंसान किसी के मातम पर रोता है। मेरी हालात और भी खराब हो गई। उन तीनों बिल्लियों में मुझे वो 3 चुड़ैल नजर आ रही थी। घर में किसी को आवाज देने तक की मुझ में हिम्मत नहीं थी, पर मेरी किस्मत ने एक बार फिर से मेरा साथ दिया और इस वक्त बाबा एक डंडा लेकर घर से बाहर गई और तब पिताजी का ध्यान मेरी तरफ गया। क्या हुआ तुझे? तू यहाँ क्यों रुक हुआ है? उन्होंने मुझे देखा और कहा, तू इतना क्यों कांप रहा है? क्या हुआ है तेरे साथ? जैसे ही उन्होंने मुझे ऊपर देखा मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसे वक्त मेरा शरीर ऐसे लग रहा था जैसे मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा हो और इसके साथ मैं बेहोश हो गया।
मुझे 3 दिन बाद ठीक से होश आया और 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं जब भी होश में आता था मुझे कुछ पल में फिर से दौरा पड़ता था और फिर से मैं बेहोश हो जाता था। दूसरे दिन बाबा को शक हुआ कि मैं शायद बीमार नहीं हूं, मुझे कोई ऊपरी पड़ा हुई है, क्योंकि जिस रात में घर ये सब हो रहा था इस रात अमावस की रात थी। ठीक होने के बाद मैंने पिताजी को उन 2 लड़कियों की आत्मा के बारे में भी बताया, लेकिन उन्हें उन 2 आत्माओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मुझे भी उनके बारे में कभी कुछ पता नहीं चला कि वह 2 लड़कियां कौन थीं और उन्होंने मेरी जान क्यों बचाई थी।